नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नी ऑफ रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन पॉलिसी टाइमलाइन। मतलब कंप्लीटली पूरी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे किस किस तरह से कब कब हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अब तक हमने क्या क्या हायर एजुकेशन में चेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या बेनिफिट मिला है, और कंप्लीट अब तक जो 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 लास्ट एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुआ था, जो 2020 में हुआ था, उसमें मेजरली क्या क्या चेंजेस थे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1968 से। ये इसमें इस टाइम फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, इनिशिएटिव फाउंडेशन था नेशनल सिस्टम का। मतलब ये फाउंडेशन था जिसमें एजुकेशन को ठीक एक अच्छी तरीके से देखना स्टार्ट किया गया था आफ्टर फ्रीडम। क्योंकि पहले जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था वो कम्प्लीटली जो डिज़ाइन था वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एजुकेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन था। फिर हमने इसमें कुछ चेंजेस किया। चेंजेस करने के बाद हमने एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करना स्टार्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने इसको रेगुलेट किया, तो एक हमने फिर दोबारा चेंजेस किए जो 1968 में किए थे। ठीक है, 1968 में हमने किए। ये सेकंड चेंजेस थे जिसमें हमने फोकस किस पे किया, स्टैंडर्डाइजेशन पे, एक्सेस पे एंड प्रमोट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड। हमने इस टाइम ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, जिससे हुआ ये कि हमने एजुकेशन को भी प्रमोट किया, एजुकेशन के साथ साथ ब्लैक ऑपरेशन को परफॉर्म किया, जिससे हमने एजुकेशन में मेजर चेंजेस किए। ठीक है, मेजर चेंजेस किए। उसके बाद जो थर्ड चेंज किया वो हमने किया 1992 में। अब ये कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, बट कुछ चेंजेस थे जिनको हमने मॉडिफिकेशन किया था 1986 के कुछ रूल्स में। ये कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, ये 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन किया था। की मॉडिफिकेशन ऑफ 1986 पॉलिसी रिफाइनिंग, हमने उनको रिफाइन किया, स्ट्रेटजी बनाई और इंट्रोड्यूस किया न्यू इनिशिएटिव्स को। और अब लास्ट जो चेंजेस हुए थे अभी, वो थर्ड पॉलिसी बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस। थर्ड हमने पॉलिसी बनाई एजुकेशन की क्वालिटी के लिए। इसमें हमने रिप्रेजेंट कंपैरिजन रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ 21 सेंचुरी के नए लॉ थे। ठीक है, ये जो चेंजेस हुए थे 34 ईयर के बाद हुए थे, इसीलिए मैंने लिख रखा आफ्टर 35 ईयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेक पैराडाइम शिफ्ट मूविंग फ्रॉम इंक्रीमेंटल चेंजेस टू कंप्लीट द सिस्टमैटिक ओवरहॉल। ठीक है, सबसे पहले द फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यू एजुकेशन आर्किटेक्चर। जो न्यू आर्किटेक्चर है उसका फाउंडेशन क्या है? सबसे पहले फाउंडेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्पावरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी है, सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसी के अकॉर्डिंग एम्पावरमेंट आपको मिलेगा। जैसे कि शिफ्ट 1 की बात करें, फ्रॉम द टीचर सेंट्रेड रोट मेमोराइजेशन टू स्टैंडर्ड स्टूडेंट। ठीक है, सेंट्रिक मॉडल, फोकस फॉर fostering the critical thinking, problem solving and creativity। फ्लेक्सिबिलिटी और empowerment का मतलब हमारा मेनली जो फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एंड क्रिएटिविटी पे। ठीक है, और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने पे। ठीक है, तो ये पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट था इंटीग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, जिसमें हमने फोकस किया टेक्नोलॉजी को का इंक्लूडमेंट किया या इंटीग्रेटेड किया टेक्नोलॉजी को हमने अपने एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा। जैसे हमने एक टर्म पढ़ना स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं आईसीटी इट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसका हमने चेंजेस करके वो भी यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। देखा, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल लेवल, मेन स्ट्रीमिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। फिर उसके बाद बात करते एक्सेस एंड इक्वलिटी। ठीक है, ईजिली सबके पास इसका एक्सेस हो, और ठीक है, और इक्वलिटी भी हो, मतलब जो एजुकेशन डिलीवर हो सबके लिए इक्वल हो। लिखा है फ्रॉम यूनिफॉर्म डिलीवरी टू कस्टमाइज द एबसलेंस ऑफ लर्निंग, इंश्योर द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज सेटअप टू द 5 ग्रेड। ठीक है, 5 ग्रेड तक हमें जो एजुकेशन मिलेगी वो रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में आपको एजुकेशन मिलेगी क्लास 5 तक। तो इजी एक्सेस और क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिलेगी। इक्वलिटी एंड ऑटोनॉमी कंप्लीटली मैंने डिस्क्राइब किया, उसको देख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं द प्रीवियस लैंडस्केप फॉर ए फ्रेगमेंटल रेगुलेटरी सिस्टम। जो पहले जो रेगुलेट होता था उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये गवर्निंग यूनिवर्सिटी था, प्रोवाइडिंग ग्रांट एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद सेकंड हमारे पास था जिसको बोलते थे ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, रेगुलेट टेक्निकल एजुकेशन के लिए था। फिर हमारे पास था NCTE, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए, जो टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता था। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल डिस्टिंक्ट बॉडी थी एजुकेशन को लेके, जो एक दूसरे को लायर करते, ओवरबर्डन करते थे और किसी दूसरे सिस्टम में वो नहीं एंटर करते। जैसे कि हमारे पास लॉ के लिए था बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, और मेडिकल के लिए हमारे पास अलग था, ठीक है, IMA था, इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग था। तो ऐसे करके हमारे लिए हर सिस्टम के लिए चीज़ें अलग अलग हमने डिज़ाइन कर रखी थी। अब जो न्यू ब्लूप्रिंट हमने बनाया वो HECI सिंगल ओवरलैपिंग अम्ब्रेला बॉडी बनाया है, जिसमें अभी सारी चीज़ें अलग अलग बॉडी रेगुलेट कर रही थी। अब सिर्फ हमने एक बनाया जिसको बोलते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया है। अब यही सारी चीज़ें रेगुलेट करेगा। इसमें हमने एक्सेप्शन क्या दिया है, इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूशन, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन विल रिमेन आउटसाइड। अभी भी हमने मेडिकल और एजुकेशन को मेडिकल और लीगल एजुकेशन को अभी भी इससे बाहर रखा है। मेडिकल के लिए नेशनल मेडिकल काउंसलिंग है और लीगल एजुकेशन के लिए बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया BCI है, ठीक है। NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल और BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया अभी भी रेगुलेटरी में है। HCE डिज़ाइन द रिप्लेस द मल्टीपल एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज लाइक UGC, AICT एंड NCT। मतलब HE हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पुराने जितने भी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडी थी उन सबको रिमूव किया है, जिसमें UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, AICTE था, साथ ही साथ NCET थे जो टीचर एजुकेशन के लिए था। अब हम देखते हैं 4 पिलर जो नए डिज़ाइन किए गए इनसाइड द 4th वर्टिकल ऑफ गवर्निंग। मतलब 4 वर्टिकल आ गया, 4 पिलर समझ लीजिए HECE का, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसलिंग। उसके बाद पढ़ेंगे NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसलिंग। फिर पढ़ेंगे HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसलिंग। फिर समझेंगे GEC जर्नल एजुकेशन काउंसलिंग। अब एक बार इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें मतलब ये है क्या उसका हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। लिखा है NHERCE मतलब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसलिंग क्या करेगा, फंक्शन एज पर द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द हायर एजुकेशन। ये आपकी प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी होगी हायर एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं नेक की, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग एंड मेटा एक्रेडिटेशन बॉडी। मतलब जैसे आपने देखा होगा कई सारी यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिलता है, किसी को B+ ग्रेड मिलता है, तो वो सारा देखने का काम होगा नेक का। उसके बाद बात करते हैं HEGC का, जिसको मैनेज एंड फाइनेंसिंग, ये मेनली फाइनेंस के लिए बनाया गया। ये फाइनेंस को रेगुलेट करने का, आपका फाइनेंस के रेगुलेटरी का काम करेगा, ठीक है। तो HEC के पास फाइनेंस रेगुलेटरी का काम होगा। उसके बाद सेट द एकेडमिक स्टैंडर्ड, और आपके पास GEC का एकेडमिक स्टैंडर्ड को सेट करने का काम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग स्कूलिंग, शिफ्ट फ्रॉम 10+2 टू 5, 3+3+3+4। हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर था वो था 10 ईयर तक, 6 से 16 तक, और ये आपका हमारा ये था, तो हम इसको 10+2 बोलते थे, ठीक है। इसी स्कूलिंग सिस्टम से जितने भी स्टूडेंट अभी UGC की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे इसी से मतलब मोस्टली इसी फंडामेंटल को उन्होंने ओल्ड स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। अब हमने इस न्यू स्ट्रक्चर को पेडालॉजिकली चेंज किया। अब है ये, अब इसमें होगा क्या, स्टैंडर्ड नॉलेज होगी 4 साल तक, सेकेंडरी स्टेज होगी 4 साल की। पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। ये फाउंडेशनल स्टेज होगी जो स्टार्टिंग के 5 साल तक होगी, जिसकी एज होगी 3 से लेकर 5 साल तक, इंक्लूडिंग 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग, आंगनवाड़ी प्लस ग्रेड 1 एंड 2, ये सारा इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर होगी प्री प्राइमरी स्टेज जो 3 साल तक होगी, जिसमें आपकी एज 8 से लेकर 11 तक होगी, ग्रेड 3 एंड 5 तक। मिडिल स्टेज जिसमें आपकी एज होगी 11 से 14 और ग्रेड होगा 6 से 8। फिर आपका आता है सेकेंडरी स्टेज जिसमें आपकी एज 14 से 18, ग्रेड आपका 9 to 12।
ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हम यहीं तक ख़त्म करेंगे कम्प्लीटली। हमने कुछ कॉन्सेप्ट को रिवीजन किया, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो PYQ थे, इस दोनों लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद हम कंप्लीट करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये बता सकते हो जो PPT जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, जर्नली जो रिवीजन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मतलब आपको रिवाइज़ कराने के लिए